अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जिस एडिटोरियल के बारे में आज चर्चा शामिल है, इस एडिटोरियल में आप अपने आप को, प्रकृति को या हमारे जो प्रकृति के खिलाफ क्रियाकलाप हैं उसके साथ जोड़ करके देख सकते हैं। आज हमारा समाज शहरों में रहना चाहता है, साथ ही अच्छे घरों में रहना चाहता है और बेतरतीब ढंग से हैफाजार्ड वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हैफाजार्डली तरीके से मकान का निर्माण करवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस करवा रहे हैं या फिर रोड पुल वगैरह का निर्माण करवा रहे हैं, जहाँ पे प्राकृतिक, जैसे कि अब मान लो कि पेड़ है, पौधा है, उसकी जमकर कटाई कर रहा है। और इसका असर ये हो रहा है कि आजकल वेदर का जो पैटर्न है वो साइंटिस्ट को भी पता नहीं चल पा रहा है। कई जगहों पे बाढ़ तो कई जगहों पे सुखाड़ का सामना करना पड़ रहा है। आखिर क्या कारण है इसके बारे में इस एडिटोरियल में बताई गई है और इसको आपको सही से समझना है। तो शुरुआत करते हैं एडिटोरियल की। और इस एडिटोरियल में सबसे पहले ही लिखा हुआ है अननेसेसरी ब्रेक। आप प्राकृतिक घटनाओं को पे तो ब्रेक नहीं लगा सकते हैं। आप सूर्य को चमकने से तो रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। बाढ़ सुखाड़ ये हमारे द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, यानी हम लोग इसके वजह हैं। तो हम लोग क्या रोक सकते हैं? तो हमारी जो प्रकृति के खिलाफ एक्टिविटीज़ हैं उस पर ब्रेक लगा सकते हैं। तो अननेसेसरी ब्रेक कहने का मतलब यही है कि ये ज़रूरी है ब्रेक लगाना, रोक लगाना। यानी जो भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है प्रकृति नेचर के खिलाफ, उसके उस पर रोक लगाने की बात कही जा रही है। सॉरी ऑन अल्टर्ड वेदर पैटर्न एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इस एडिटोरियल में बात करेंगे कि जो अल्टर्ड तरीके से, अल्टर्ड मतलब होता है बदलता हुआ, चेंज होता हुआ वेदर के पैटर्न के बारे में, साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हैफाजार्ड डेवलपमेंट इज इंक्रीजिंग द इम्पैक्ट ऑफ वेदर इवेंट्स। जो मौसम रूपी जो इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, वो किसकी वजह से हो रहा है? हैफाजार्ड डेवलपमेंट की वजह से। यानी बेतरतीब तरीके से जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके वजह से वेदर का जो प्रभाव देखने को मिल रहा है, इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। यानी वेदर से संबंधी घटनाओं का जो प्रभाव है वो किसके वजह से हो रहा है? बेतरतीब तरीके से जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके वजह से हो रहा है। बीइंग एन इल नीनो, इल नीनो ईयर का मतलब क्या हुआ? इल नीनो ईयर का मतलब होता है कि जब जो सी का सरफेस बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है। खासकर जून जुलाई के महीने में जब गर्मी पड़ती है तो गर्मी की वजह से जब सी का सरफेस वार्म होता है जिसकी वजह से काफ़ी बारिश होती है, खासकर जो नॉर्दर्न एरिया है उधर। तो इल नीनो ईयर इस बार देखे होंगे कि इस बार काफ़ी दिनों तक जून जुलाई के महीनों में काफ़ी गर्मी पड़ी है। तो इसलिए इस साल को इल नीनो ईयर कहा जाएगा, जहाँ पे समुद्र का सतह जो होता है वार्म होता है और जिसकी वजह से वर्षा होती है। तो कहा बीइंग एन इल नीनो ईयर, यानी नीनो ईयर होने के बावजूद, के वजह से, बावजूद नहीं के वजह से, द एक्सपेक्टेशन वाज दैट, एक्सपेक्टेशन ये था कि, एक्सपेक्टेशन मतलब आशा ये थी कि नॉर्थ इंडिया वुड सी अ स्पार्स मानसून, यानी नॉर्थ इंडिया को एक अच्छा खासा मानसून देखने को मिलेगा। हाउएवर द पेंडुलम हैज स्वंग द अदर वे, लेकिन ये जो पेंडुलम था ना वो दूसरे तरफ मुड़ गया, दूसरे तरफ झुल गया, समझ लो। यानी होना चाहिए था नॉर्थ इंडिया में, लेकिन चला गया किधर? दूसरे साइड में। और दूसरा साइड क्या, कौन सा है? जुलाई सॉ रिकॉर्ड रेनफॉल इन मेनी पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में चला गया, सीधे उल्टा चला गया। उल्टा नहीं कहेंगे, मतलब आस ही पास है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड उत्तराखंड, इन सारे क्षेत्रों में चला गया। एंड द रेयर साइट ऑफ यमुना,
nearly spilling into the Red Fort in Delhi. At least 150 were killed and losses worth 10,000 crore were reported by हिमाचल प्रदेश alone. इस बार बहुत दिनों के बाद एक चीज़ और आपको देखने को मिला होगा कि दिल्ली जो है उसका जो रेड फोर्ट है वो करीब डूब ही गया था, समझिए। ठीक है, और वहाँ पे छोड़ दीजिए, अब आते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो अकेला हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ 125 लोग मारे गए हैं और करीब 10,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान का आकलन किया गया है अकेला हिमाचल प्रदेश में। द वर्स्ट, सबसे जो वर्स्ट चीज़ है, हाउएवर वाज एट टू कम एज द वीक सॉ मल्टीपल फ्लड्स इन हिमाचल प्रदेश। और ये तो बस झलक थी, इससे भी बुरा जो दौर आने वाला था नेक्स्ट आने वाला है वीक में, जिसमें हिमाचल प्रदेश में बाढ़ देखने को मिलेगा, वो मल्टीपल फ्लड्स देखने को मिलेगा। एंड उत्तराखंड दैट हैव क्लेम्ड एटलीस्ट 60 लाइव्स सिंस संडे। और उत्तराखंड में करीब 60 लोगों की जानें चली गई है संडे से अगर बात करें तो। अ सीरीज ऑफ लैंडस्लाइड्स हैज़ क्रम्बल्ड बिल्डिंग्स, यानी एक श्रृंखला, यानी एक नंबर ऑफ कह सकते हैं, कई लैंडस्लाइड्स की वजह से वहाँ पे कई बिल्डिंग्स हैं जो क्रम्बल्ड हो गए। क्रम्बल्ड का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना। क्रम्बल्ड का मतलब ब्रेक डाउन होना, यानी कई बिल्डिंग ढह गए हैं, कोलैप्स कर गए हैं। एंड ब्लॉक्ड हाईवेज, और इसके वजह से हाईवेज भी क्या हो गए हैं, ब्लॉक हो गए हैं। यह है कहानी उत्तराखंड की। आगे देखिए। द इमीडिएट explanation for the landslides is unexpectedly western disturbance WD. Copious rainfall that these states have received, and that these in turn are due to surfeit of western disturbance. कह रहा है कि जो इमीडिएट एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है इस लैंडस्लाइड के लिए, और अनएक्सपेक्टेड, कॉपियस मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, रेनफॉल की वजह क्या है ये अगर बताना चाहें तो दीज स्टेट्स हैव रिसीव्ड एंड दैट दीज इन टर्म आर ड्यू टू द सरफेट ऑफ, किसके वजह से हो रहा है, तो सरफेट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। WD को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है क्या, इसके बारे में समझ लीजिए। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म यू कैन से, which you can say originates in the Mediterranean Sea. अब क्या होता है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है जहाँ पे जो एयर का प्रेशर रिड्यूस कर जाता है, और जिसके वजह से ये खासकर ये जो वेस्टर्न तरफ जाता है, पूरी जो हवा इसकी है, या फिर तूफान जो होता है, तो इसके वजह से जो तूफान उठता है, यानी इसके वजह से जो तूफान उठता है वो एक वेस्टर्न साइड में जाता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक प्रकार का ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है, तूफान होता है, जो कि मेडिटेरियन सी से उठता है और ये वेस्टर्न साइड की ओर जाता है। ठीक है, इसमें बांग्लादेश के साथ साथ हमारा जो देश है वो भी प्रभावित होता है। तो ये है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जिसकी वजह से अभी जो रीजन बतलाया जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये बारिश हो रही है। देखिए आगे में लिखा भी है, दीज आर ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स दैट ओरिजिनेट इन द मेडिटेरियन रीजन एंड नॉर्मली ब्रिंग वाटर रेनफॉल टू नॉर्थ इंडिया। वेस्टर्न साइड में आएगा उधर से, तो हमारे देश में कहाँ पे पड़ेगा, वो नॉर्थ इंडिया में पड़ेगा। ठीक है, यानी मेडिटेरियन सी से उठेगा तो वेस्टर्न साइड की तरफ जाएगा, बांग्लादेश होते हुए हमारा नॉर्थ जो पार्ट होता है उस पार्ट को ये प्रभावित करता है। हाउएवर, हालांकि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर द WD हैव बीन इरेटिक। जो बिगिनिंग से देखा जाए तो WD है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वो इरेटिक है, मतलब रेगुलर नहीं है। देयर वर टू फ्यू of them in December and January, and
their absence was caused for the hottest February recorded in India in in a least a century. कह रहा है कि देयर वर टू फ्यू ऑफ देम इन दिसंबर में बहुत कम देखने को मिला, जनवरी में भी बहुत कम मिला, और इसके एब्सेंस की वजह से हॉटेस्ट फरवरी भी देखने को रिकॉर्ड किया गया भारत में, जो कि सेंचुरी में कई बार, एक आध बार होता है. However, हालांकि the WD appear to be over compensating for their absence, लेकिन अब जो है ऐसा लग रहा है कि जो जनवरी फरवरी में कर नहीं पाया वो WD यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब ओवर कंपेंसेटिंग कर रहा है, यानी जो पहले एब्सेंस रहा उसकी भरपाई बहुत ज़्यादा कर रहा है. विथ सेवरल ऑफ देम इंसिडेंट ओवर नॉर्थ इंडिया इन द लास्ट 2 months, पिछले 2 महीनों में ज़्यादा रौद्र रूप धारण कर लिया है. ऐसे कई इंसिडेंट देखने को मिली है नॉर्थ इंडिया में लास्ट 2 months के अंदर. अ टाइम व्हेन दे नॉर्मली शुड नॉट बी अराउंड, और ये ऐसा समय पे हो रहा है जब नॉर्मली इस समय ये सब नहीं होना चाहिए था. While a combination of WD and monsoon can be dismissed as freak weather, कॉम्बिनेशन जो WD यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कॉम्बिनेशन और मानसून के दोनों मिला देने से तो एक बहुत फ्रीक वेदर आ गया है, इसको खारिज किया जा सकता है. फ्रीक का मतलब होता है एक्सट्रीम वेदर, यानी कहने का मतलब ये है कि एक कहना कि WD की वजह से यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से और मानसून के कॉम्बिनेशन की वजह से फ्रीक वेदर हो गया है, यानी अनयूजुअल बारिश वगैरह जो हो रही है, एक्सट्रीम बारिश जो हो रही है वो इन दोनों के मिलने से हो रही है, तो इस बात को खारिज किया जाता है. क्लाइमेट साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग ऑफ द इंक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ सच हाई रिस्क इवेंट्स. जो वेदर से रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं वो अक्सर वार्न कर रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है, संभावनाएं हैं, बढ़ती हुई संभावनाएं हैं, किसके वजह से, इस तरह की इवेंट से वो हाई रिस्क इवेंट्स की ओर ले जा रही हैं. द एवरी का मतलब होता है नॉट रेगुलर, अनयूजुअल जिसको कह सकते हैं. जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो अनयूजुअल हो चुका है, पहले एक पर्टिकुलर टाइम को होता था लेकिन अब ये अनयूजुअल हो गया है, आर इन पार्ट ड्यू टू वार्मिंग आर्कटिक दैट काउजेज द पोलर जेट स्ट्रीम. ये क्यों हो रहा है, तो अनयूजुअल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो रहा है वार्मिंग आर्कटिक जो है ओशन, उसके वार्म होने की वजह से हो रहा है, और इसके वजह से पोलर जेट स्ट्रीम हो रहा है. पोलर जेट स्ट्रीम कहने का मतलब होता है वैसी हवा जो बहुत ही तेज़ी से और तीक्ष्ण होती है, पतली हवा लेकिन बहुत तेज़ी से बहती है, उसको पोलर जेट स्ट्रीम कहते हैं. विच कैरीज मॉइस्चर, जिसमें मॉइस्चर होता है, टू डेविएट फ्रॉम द रेगुलर पाथ एंड ब्रिंग द डिस्टर्बेंस टू नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द मानसून. और ये जो हवा है वो इसका जो रेगुलर पाथ को डिस्टर्ब करता है और इसको कहाँ ले आता है, नॉर्थ इंडिया में मानसून के दौरान, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस पैदा होता है. तो इसमें आप समझ गए कि क्यों होता है. आगे बढ़ते हैं. इट इज़ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस अल्टर्ड वेदर पैटर्न्स दैट वार्निंग by scientists and environmentalists of the perils of wanton construction in Himalayas must be forced in. कह रहा है कि इस कॉन्टेक्स्ट में यानी इस परिप्रेक्ष्य में जो अल्टर्ड वेदर पैटर्न देखने को मिल रहा है, यानी एक बदला हुआ वेदर का पैटर्न देखने को मिल रहा है, तरीका देखने को मिल रहा है, दैट वार्निंग्स बाई, जिसके बारे में वार्निंग किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा और पर्यावरणविद के द्वारा, इन्वायरमेंटलिस्ट के द्वारा. पेरिल का मतलब होता है खतरा, जो गलत तरीके से जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है हिमालयाज़ के एरिया में, वो उसके बारे में वार्निंग दी गई है. इन द ऑन गोइंग चार धाम रोड बिल्डिंग प्रोजेक्ट हैज़ लेड अ लार्ज स्केल ऑल्टरिंग ऑफ माउंटेन्स with significant chunks carved away. कह रहा है कि जो अभी एक प्रोजेक्ट है वहाँ पे चार धाम रोड बिल्डिंग, जिसकी वजह से
बड़े पैमाने पे माउंटेन में बदलाव लाया गया है, उसको काटा गया है, जिसके वजह से चंक्स कई ऐसे पतले या कह सकते हो कि कमज़ोर या पार्ट था जिसको कार्व्ड अवे मतलब काट करके उसको हटाया गया। यानी कई, जैसे मान लो कि कोई भी रोड के कंस्ट्रक्शन में जो बीच में बाधाएं आती हैं तो उसको काट करके हटा देते हैं ना, उसी प्रकार माउंटेन्स को काट करके हटाया गया छोटे छोटे पार्ट को, जिसकी वजह से वो कमज़ोर पड़ गया है। रेंडरिंग देम वल्नरेबल टू अपहीवल। अपहीवल का मतलब होता है उथल पुथल, और जब भी कोई उथल पुथल आएगा उसके लिए क्या हो गया है, वल्नरेबल हो गया है, कमज़ोर हो गया। एज ए रिसेंट फियर्स ऑफ लैंड सब्सटेंस इन जोगी सब्सिडेंस इन जोशीमठ। हाल फिलहाल में आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि जोशीमठ जो उत्तराखंड में है वहाँ पे सब्सिडेंस देखने को मिला। यानी सब्सिडेंस कहने का मतलब है ज़मीन का धंसना। तो ज़मीन के अंदर जो उथल पुथल होता है उसके वजह से ज़मीन को अंदर की ओर धंसना इज कॉल्ड सब्सिडेंस। तो जोशी मठ में आपने देखा होगा कि वहाँ पे सब्सिडेंस देखने को मिला। उत्तराखंड डेमोन्स्ट्रेटेड इल थॉट कंस्ट्रक्शन एंड हैफेजार्ड बिल्डिंग practices have magnified the risk of residents who live in these regions। उत्तराखंड के दर्शाया है कि वहाँ के जो कंस्ट्रक्शन है वो इल थॉट है, अच्छे तरीके से सोच समझ करके नहीं किया गया है, और हैफेजार्डली तरीके से किया गया है। हैफेजार्डली का मतलब होता है बेतरतीब तरीके से किया गया है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो वहाँ के नागरिक हैं इस एरिया के, उनको इस रिस्क का सामना करना पड़ रहा है। वाइल अ स्टेट गवर्नमेंट टेंड टू सर्च फॉर शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, लेकिन हालांकि वहाँ की राज्य की सरकार है वो क्या कर रही है कि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन निकाल करके आ रही है। वैसे लोग जो कि डिमांड कर रहे हैं कंपेंसेशन का तो क्षतिपूर्ति दे रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलीफ मांग करके, डिजास्टर रिलीफ मांग करके उसको क्षतिपूर्ति दे रही है। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है इसका। सरकार को लंबे समय के लिए कुछ ऐसा तरीका अपनाना चाहिए। ठीक है। इट इज़ टाइम दैट मोर सीरियस थाउट इज़ गिवन टू द नेचर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब समय आ गया है कि अब गंभीर तरीके से सोच समझ करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। इफ़ नीड बी, अगर ज़रूरत है तो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ मिनिमाइजिंग हजार्ड्स एंड मेंटेनिंग स्टेबिलिटी। अगर ज़रूरत है तो किस पे रेस्ट्रिक्शन लागू करना चाहिए लार्जर इंटरेस्ट के लिए, जहाँ पे इस तरह के हजार्स खतरों को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, और स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता को मेंटेन किया जा सकता है। यानी स्थिरता को मेंटेन करने के लिए हजार्स मतलब खतरों को टालने के लिए ज़रूरी है, अगर ज़रूरी है तो रिस्ट्रिक्शन भी इस पे लगाना चाहिए कि गलत तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, उस पर रोक लगे, नहीं तो ये मानव के लिए सही नहीं होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।